कैसे सम किया था, सम नंबर 5 मैंने बोला था एग्जाम में वही आता है, वैसा ही आता है आई शुड से। सिर्फ एक बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, शेयर्स का सम दो तरह से हो सकता है। मैंने से लास्ट लेक्चर पहले दोनों वही करवाए थे, उसके बाद ही मैं बड़े सम करता। अगर शेयर्स खरीदने और बेचने के टाइम पे एसटीटी भरी गई हो लिस्टेड शेयर्स पे, एसटीडी तभी लगता है जब आप बीएसई एनएससी से खरीदते हो, बीएसई एनएससी से तभी खरीद सकते हो जब लिस्टेड हो। तो उसमें ग्रैंडफादर प्रोविजनिंग 2018 वाला रूल अप्लाई होगा। अगर अनलिस्टेड है या डायरेक्टली खरीद और बेच रहे हो तो फिर ग्रैंडफादर प्रोविजनिंग नहीं लगेगा, ठीक है, फिर एसटीडी नहीं लगेगा। फिर कैसे सम करना है, सिंपल, वो ज़्यादा इजी है ना, सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट, बस हो गया। ओके, अब देखिए जो 5 नंबर सम कराया था परसों लॉन्ग सम, वैसे दो और सम करवाना, यूनिवर्सिटी में ऑलवेज वही आता है। अगेन 6 नंबर प्लीज ध्यान दें, 7 प्रॉपर्टी है भाई एक सम में। पहला रेसिडेंशियल हाउस, सेकंड एक्स लिमिटेड शेयर, वाई लिमिटेड शेयर अनलिस्टेड, दोनों का नॉर्मल सम होगा, वो ग्रैंडफादर प्रोविजनिंग नहीं होगा। ज्वेलरी, डिबेंचर, मोटर कार का ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सम होगा ही नहीं, लिख देंगे इट इज नॉट कैपिटल असेट, समझो ये तो है ही नहीं हमारे पास। फिर लास्ट क्या लिखा हुआ है, खाली खरीदा है। तो आप बताइए किसके सामने एग्जम्पशन मांगोगे, फर्स्ट वाले के सामने, हाउस के सामने ही। हाउस मैंने क्लियर बोला था परसों, गुजरात यूनिवर्सिटी 10 आउट ऑफ 10 ईयर अंडर सेक्शन एग्जाम्पशन 54 ही आए हैं, हाउस के सामने हाउस। ओके, अब देखो पहले हाउस सेल 97 में खरीदा था 2 लाख रुपए में और बेचा है 21 ईयर में 51 लाख 38,750 रुपीस लेस, पहले तो सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 33,750 लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट। भाई 97 ईयर में खरीदा था 2 लाख रुपए में, उसके नीचे 2001 की वैल्यू बताइए 14 लाख रुपीस। कौन सा कंसीडर करेंगे, 14 लाख, खरीदा था 2 लाख में, बाद में वैल्यू हो गई 14 लाख इंटू 317 अपॉन 100 करो, कैसे जल्दी चलाओ, 44,38,000। नीचे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है she had incurred 2,40,000 in the year 14-15 for additional construction of the house. Again indexed cost of additional construction 2,40,000 खर्चा किया है, मल्टीप्लाई बाय 317 अपॉन 14-15 का नंबर 240, 317 आ रहा है, टोटल करो भाई, 88,750 प्रॉफिट $350। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3.5 लाख का गेन आ रहा है भाई हाउस में से, लॉन्ग टर्म है, 2 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है हाउस। तो आप बताइए इस गेन से बचना हो तो क्या करना चाहिए, यहाँ तो 3.5 लाख का नया घर खरीद लो, आई अगेन एक्सप्लेन थर्ड और फोर्थ टाइम, कंपेयर इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं। आपने घर बेचा भले 51 लाख में है, इन्वेस्ट 51 लाख नहीं करना पड़ेगा टैक्स से बचने के लिए, खाली 3.5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो तुम टैक्स से बच जाओगे। ओके, देखो ना नया फ्लैट कितने हो गया आसपास में, 10 लाख रुपए पूरा बच जाएगा, ठीक है, लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 54, कितना एग्जाम लिखेंगे, कहते हैं 10 लाख लिख दो, तो गेन 3.5 लाख हुआ है, एग्जाम 10 लाख, तो माइनस में आएगा क्या आंसर, नहीं भाई। किसी भी चैप्टर में ड्यू टू द एग्जम्पशन आंसर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, लॉस हो सकता है, लॉस मतलब आपने खरीदा ज्यादा में बेचा कम, उसको लॉस कहते हैं, लेकिन एग्जम्पशन ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे वो अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख मिलता है ना एग्जम्पशन, तो कभी 140 किया हो तो 1.5 लाख में मिलेगा, 140 मिलेगा, या हाउस का सम पूरा हो गया, सम ने हाउस खरीद लिया। ओके, सेकंड नंबर क्या भाई, एक्स लिमिटेड शेयर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अनलिस्टेड है मतलब एसटीडी नहीं भरी होगी, एसटीडी नहीं भरी होगी, सम ऐसे करना है, सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। एसटीडी भरी हो तो 2018 वाला सम लास्ट सेक्शन में 2 बार करवाया, दैट वाज रियली मोस्ट एक्चुअली लास्ट सेक्शन चैप्टर पूरा हो चुका है, मैं खींच रहा हूं आज का दिन सिर्फ 3 बड़े सम प्रैक्टिस करवाने के लिए।
जो फाइल नंबर करवाया वैसा ही सेम सम ये है, वैसा इसके बाद भी करवाया। और फिर एक वो अभी तक हमने एक भी समय 54 EC वाला बॉन्ड वाला नहीं किया है कि एग्जाम्पशन मिले, या 54 F वाला नहीं किया, एक सम के अंदर दोनों है, मैं वो भी करवा रहा हूँ। एक्स लिमिटेड के शेयर्स सेल कितने में किए भाई? पहले देखो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, इसमें गलती मत करना प्लीज। 2011 में खरीदा है, लॉन्ग टर्म हुआ। सेलिंग प्राइस क्या है? 303868, ओके 303868 लेस सेलिंग एक्सपेंस बताओ 1800 है ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज कितने में किया? 152 मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड में उसका 2011 का नंबर नीचे होगा भाई 184 262 टोटल करो माइनस करो 39909। सेम वाले में क्या करेंगे? वाई लिमिटेड शेयर्स सेल कितने में किया? 673 लेस सेलिंग एक्सपेंस 1500 इंडेक्स्ड कॉस्ट भाई कब खरीदा था? 2000 ईयर में, तो नीचे उसकी वैल्यू होगी। खरीदा था 2 लाख में और 2001 की वैल्यू कम हो गई है 160, तो कंसीडर कौन सा करेंगे? 2 लाख। आ गया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ना। मल्टीप्लाई बाय 317 अपॉन 100 करो 6,34,000 टोटल करो माइनस करो 39 फाइनल बोला, मैं क्या करूँगा कैसे लगा रहा हूँ। उसके बाद ज्वेलरी सेल कितने में किया? 27,13,555 लेस सेलिंग एक्सपेंस 3,000 इंडेक्स्ड कॉस्ट कितना है? 7,50,000 में खरीदा था 2004 ईयर में। एक गलती देखो बुक वालों की, बिल्कुल बकवास गलती। 2004 में खरीदा है, कितने में खरीदा है? जो खरीदा ही 2004 में, तो उसकी 2001 की वैल्यू क्या करेंगे हम? 2001 की वैल्यू कब आती है मुझे बताओ भैया, क्या एक्सपेंस समझाया हुआ है आपके स्टार्टिंग? जब कोई एसेट आपने 2001 से पहले खरीदी है तो उसका नंबर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमको 2001 की वैल्यू दी जाती है। खरीदा है 2001 के बाद है, तो 2001 की वैल्यू क्या करेंगे? तो फालतू दी हुई है, ओके। बट उन्होंने कंसीडर तो उसको ही किया है, तो आई हैव टू मेक सम करेक्शन इन द नंबर ऑफ द इयर्स। रॉन्ग हो गया आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। पूरा सब रॉन्ग हो जाएगा। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं करेक्ट ही कर रहा हूँ। 2004 की वैल्यू ऊपर 7.5 लाख है, 2001 की वैल्यू उससे ज़्यादा है। खरीदा ही 4 में है, तो 1 की वैल्यू का कोई मतलब बनता ही नहीं है हमारे लिए, ओके। सो आई विल कंसीडर द 750, भले आंसर आए या नहीं आए। इंटू 317 नीचे 2004 का नंबर होगा 113, यस 210,398 2.3 210,398 हाँ 2.3 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, चलो करो टोटल 2133। पूरा समय रॉन्ग हो गया एक चीज की वजह से, सॉरी 25 कैसे आएगा? 27 माइनस 20 18 कैसे आएगा? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? इतना तो समझो, ये 27 लगे, ये 21 लगे, तो 2 लाख कैसे आंसर आएगा?
यस 579570. उसके बाद डिवेंचर सेल कितने में किया 2,40,000. अब सुनो, अच्छा लेस सेलिंग एक्सपेंस बताओ 2,000. सबसे बड़ी बात ध्यान दो, in case of the debentures listed or unlisted, indexation is not allowed. इंडेक्सेशन क्यों होता है पता है आपको? मैंने पहले दिन समझाया है, क्योंकि रुपीस की वैल्यू कम होती है ना, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी डिक्रीज ड्यू टू द इन्फ्लेशन, तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको इंडेक्स कॉस्ट माइनस करने देती है. याद रखो, इन केस ऑफ द डिबेंचर इंडेक्सेशन नॉट डन. उसका रीजन, डिबेंचर की वैल्यू कोई बढ़ती ही नहीं है. क्यों नहीं बढ़ती है? उसका रीजन आपको पता है. 11th स्टैंडर्ड डिबेंचर के बारे में पढ़ते हो. डिबेंचर को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है. कंपनी कितनी तरह की उसकी वैल्यू बढ़ने वाली, उनको एवरी इंटरेस्ट मिलता जाता है एफडी की तरह. इसीलिए इंडेक्स को शेयर से नहीं मिलता है एवरी ईयर सेम. इसीलिए इन केस ऑफ द डिबेंचर इंडेक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अलाउड. चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, खाली कॉस्ट माइनस करनी है. इस सम की इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, कितना है भाई कॉस्ट? 2 लाख रुपए. लॉन्ग टर्म का बिजनेस. उसके बाद क्या लगा हुआ है? पर्सनल कार. नोट लिख देंगे ना, क्या लिखोगे नोट में? इट इज नॉट कैपिटल असेट बस. ठीक है, समझो. बोलो. वहाँ पे 3000 है ना, तो यहाँ पे 33 कैसे है? बताओ टोटल. 210698. 2106,982 माइनस करो. स्टिल फाइनल की समथिंग आएगा. सिक्स लाख 65,073. तो पहले 5,79 कैसे आ रहा था टोटल? ठीक है बताओ. 65,000 6065 65,000 कैसे होगा? 6065 73. टोटल करो. ज्वेलरी का पूरा आंसर रॉन्ग है. रीजन मैं फिर से बता देता हूँ. ज्वेलरी खरीदा है 2004 में. जब आपने कोई एसेट खरीदा ही 2004 में हो तो उसकी 2001 की वैल्यू के साथ कंपैरिजन इज नॉट अलाउड. हर चीज को 2001 के साथ कंपेयर नहीं करना है. आप कोई चीज आज खरीदोगे तो उसको 2001 के साथ कंपेयर करेंगे. और खुद आज की वैल्यू गिनेंगे क्योंकि आज का इंडेक्स नंबर अवेलेबल है हमारे पास. बेस ईयर इज 2001. अगर कोई एसेट 2001 से पहले खरीदी गई है तो उसको आपको 2001 के साथ कंपेयर करने का मौका दिया जाएगा. खरीदी ही 2001 के बाद है, फिर उसकी 1 की वैल्यू क्यों कंसीडर करेंगे? यस 724 हां 482. राइट डाउन. पॉज रखिए. अशोक पारेख गिव द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. शेयर्स ऑफ एबीसीडी लिमिटेड. ए वाला खरीदा था 99 ईयर में, बी वाला खरीदा था 2000 ईयर में, दोनों लॉन्ग टर्म. सी वाला कब खरीदा अच्छी तरह से देखिए. 31 जनवरी, डेट भी देखनी है ना, ईयर नहीं सिर्फ. 31 जनवरी 2021. बेचा कब है उसी लाइन में देखो. 30 दिसंबर 21, 11 महीनों के बाद शॉर्ट टर्म हुआ. शेयर्स 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म होते हैं. सिमिलरली डी भी शॉर्ट टर्म है. ठीक है, वो भी 11 महीने में बेचा. कंटिन्यू. पीछे 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, दोनों लॉन्ग टर्म है. He has purchased a flat for his personal residence in Mumbai for 25 lakh. He has paid 5,000 for registration charges for the sale of house property at Pune. You are required to compute the taxable capital gain for the assessment year so and so. Cost inflation index of the financial year are given. अब आप सुनो. क्लियरली सम के अंदर 2018 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जो ग्रैंडफादर प्रोविजनिंग था वो अप्लाई नहीं होगा. वो तभी हो सकता है जब 2018 दिया गया हो. ओके, पहले ए लिमिटेड के शेयर्स सेल कितने में किया भाई? 32,700 लेस इंडेक्स कॉस्ट. खरीदा था 7,000 में, वैल्यू 10,000 है, इनटू 317 अपॉन 100 करो. 31 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1000 में से. आइए बी लिमिटेड. सेल कितने में किया? 2,54,560 लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट
2000 में खरीदा था, 2001 की वैल्यू 62,000 हो गई है, इनटू 317 करो अपॉन 100, 1965 माइनस करो 580 सी लिमिटेड, पर उसमें शॉर्ट टर्म है, कितने में सेल किया देखिए तो कितना आ रहा है इसमें सेल कितना किया हुआ है सी लिमिटेड 26,000, कॉस्ट कितनी है, इंडेक्स नहीं होगा, शॉर्ट टर्म है इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डी लिमिटेड सेल कितना किया 14,000, लेस कॉस्ट कितनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई फर्स्ट कितने में सेल किया देखो, $21,14,168 लेस इंडेक्स कॉस्ट, कब खरीदा था 2009 ईयर में 849948 मल्टीप्लाई बाय 317 डिवाइड बाय 11 2009 है तो 89 का नंबर होगा नीचे 137, यस ना 19 19,66,660, ओके निकालो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब यहाँ ध्यान दो, ये इसको हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई में से प्रॉफिट है, एक और है हाउस प्रॉपर्टी एट पूना, सेल कितने में किया है 4,12,680 लेस इंडेक्स कॉस्ट, ये भी 2008 में खरीदा था 1,69,880 मल्टीप्लाई बाय 317 अपॉन में सेम ऊपर वाला 137, यस 393,080, सेलिंग एक्सपेंस भी था इसका 5,000, 398,080, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 4,600 सॉरी 24,600 14,600 अब यहाँ जान लो, क्लास में लिखा हुआ एक नया हाउस खरीदा गया 25 लाख रुपए का, यहाँ से गेन है 147,500, यहाँ से गेन है 14,600, आपको एग्जाम सुन तो एक हाउस के सामने मिलेगा, किसके सामने मांगोगे आप, तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट है मतलब, अच्छा कोई ऐसा कंसेप्ट लगाते हैं कि मुंबई वाला हाउस है और नीचे जो खरीदा है वो भी मुंबई में, इसीलिए सेम एग्जाम मिलेगा, ये गलत है, ठीक है। इंडिया में कहीं पे भी आपको एग्जाम मिलेगा, अच्छा ये भी भले ये लेट आउट है भाड़े पे दिया हुआ है, ये भी कंपैरिजन नहीं होती है कि सेल्फ रेसिडेंशियल है कि भाड़े पे दिया हुआ, आपने भले लेट आउट बेचा हो उसके सामने भी एग्जाम्पशन मांग सकते, अगर इसका प्रॉफिट 5 लाख होता तो मैं यहाँ से प्रॉफिट एग्जाम्पशन मांगता और इस पर टैक्स भर देता, ठीक है। तो अब ये एग्जाम हो जाएगा ना अंडर सेक्शन 54, 25 लाख का खरीदा है लेकिन एग्जाम्पशन कितना मिलेगा 147। अब सुनो जो मुझे मेन पॉइंट समझाई थी उस दिन बताया था खाली, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म में प्लस करो, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म में पहले प्लस करो, देखो क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म को प्लस करो पहले, लॉन्ग टर्म में 1000 58020 और ये 14600
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 73,620 ओके। अभी शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के साथ प्लस माइनस करो, प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव हो तो प्लस और नेगेटिव हो तो माइनस। 6 और 4 2000 आया। अब ये दोनों पॉजिटिव आए हैं ना तो आपस में प्लस हो जाएंगे। एक पॉजिटिव नेगेटिव आता तो क्या करेंगे, समझाया था, सब माइनस नहीं होगा ऐसे। अगर शॉर्ट टर्म में लॉस है और लॉन्ग टर्म में गेन है तो माइनस हो जाएगा। ये 2000 नुकसान होता तो माइनस करते रहे 71,620, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में गेन हो और लॉन्ग टर्म लॉस हो, कैन नॉट बी सेट ऑफ। शॉर्ट टर्म पे आपको टैक्स भरनी ही पड़ेगी और लॉन्ग टर्म को कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने ईयर्स, 8 मोर ईयर्स, ठीक है। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस हो जाएंगे। टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। अच्छा, लास्ट समय आपको 2 नोट लिखने चाहिए थे, मैं लिखवाना भूल गया। एक लाइन के ही है। पर्सनल कार के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इट इज नॉट कैपिटल एसेट। और डिवेंचर का नोट क्या समझाया, इन केस ऑफ द डिवेंचर इंडेक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अलाउड। जल्दी पॉजिटिव। मिस्टर युधिष्ठिर bought a vacant land for 80 lakh rupees in the May 2004. Registration and other expense were 10% of the cost of the land, यानी 88 lakhs। अकाउंट से पढ़ चुके हो 11 से कोई भी एसेट खरीदते हैं उसका एक्सपेंस प्लस हो जाता है। 80 लाख प्लस 10% 88 लाख इज योर कॉस्ट। एंड अदर एक्सपेंस वर 10। उसके बाद ही कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द सेड लैंड फॉर 100 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2006-07। हम सम लैक्स में करेंगे, ठीक है। 100 lakhs पूरा तो नहीं लिखेंगे हम, 1 करोड़। वो कब किया, 2006-07। फिर he entered into an agreement for the sale of the above said residential house to Mr. John, not a relative, on 1st April 2018. The sale consideration was fixed at 700 lakhs. 7 करोड़ में बेच दिया। And on 23 April 2018, Mr. Yudhishthir received 30 lakh as advance by executing an agreement. पहले एग्रीमेंट बनाया, टोकन दिए, मिला उसको 30 लाख रुपए। फिर the sale deed was executed and registered in 22 year। 4 साल के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ। कोरोना वोरोना आ गया होगा ना बीच में, तो आपका डील को कैंसिल कर दिया होगा, कुछ टोकन हो गया था। रजिस्ट्रेशन जब हम सेल या परचेस करते हैं ना तो एक रजिस्टर बनाखत बनाई जाती है, मतलब एक पेपर पे लिखा जाता है कि हमने आपको सेल किया, पैसे 1 साल में देने हैं। तो दस्तावेज तो बाद में होगा ना, 1 साल के बाद जब पैसे मिल जाए तब तक वो डील पेंडिंग रहेगी। यहाँ तो 4 साल लगा दिए इन्होंने। खैर, जितनी बड़ी अमाउंट उतना बड़ा तो टाइम पीरियड होता है। अगर आप कोई फ्लैट खरीदो आज की डेट में तो सामने वाला क्या बोलेगा, कब पैसे दोगे आप, 2-3 महीनों में, मैक्स टू मैक्स 6 महीने। आप बोलो 3 साल के बाद पैसे दूंगा, डील ही नहीं होगी, ठीक है। अब यहीं पे आपको कोई बहुत बड़ी लैंड खरीदनी हो जो 5-10 करोड़ की हो, तो वो बोले 1 महीने पैसे दोगे, खरीदेगा ही नहीं। 1 महीने कहाँ से लाएंगे 10 करोड़ रुपये। तो वहाँ पे टाइम पीरियड मिलता है आपको 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, क्योंकि डील बड़ी है तो पैसा टाइम भी ज़्यादा लगेगा कंटिन्यू। फिर वहाँ EMI भी की जाता है कि हर महीने आप 10-10 करोड़ देते जाओ, ठीक है। तो 10 महीने में 100 करोड़ पूरे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2022 में डेट की है। अब ऑब्वियस बात है, एग्रीमेंट हुआ था 2018 में, अब दस्तावेज कर रहे हो तुम 2023-22 में, 4 साल के बाद, तो तब तक तो वैल्यू बढ़ गई होगी ना, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, however the stamp duty valuation authority has revised the value and hence the value of the property for the stamp duty purpose 770 lakhs। अभी वो रजिस्ट्रार बोल रहा है अभी आज इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 770 करोड़ है, 770 lakhs है, तो गवर्नमेंट 770 लाख देगी, भले तुमने 700 लाख में बेचा है। यही प्रॉब्लम अभी हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में। दिस सम जो समय अभी राइट नाउ प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आपको पता होगा अभी जस्ट 5 फरवरी के दिन, मतलब 20 दिन 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स रिवाइज किए, जिसको जंतरी बोलते हैं, यानी वैल्यूएशन एज पर द म्युनिसिपल वैल्यू 10 साल के बाद रिवाइज किए, 11 साल के बाद। 2011 में हुई थी, फिर 16-17 होने वाली थी, लेकिन वो GST की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कंट्री में, तो उसका पेंडिंग रखा। फिर 19-20 में आसपास होने वाली थी, फिर कोरोना आ गया तो 2 साल उसको और छोड़ दिया। अभी तो हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को डांटा अच्छे से कि भाई तुम 11 साल से इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसको चेंज करो। रातों रात डबल कर दी। एक ही दिन मीटिंग की, सीधा अनाउंस आ गया, डबल भी कैसे, कल से ही डबल, ऐसे पैसा नहीं कि मार्च के बाद डबल करेंगे यहाँ गया, तो उसमें तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो गए। एग्जाम्पल, मैंने से कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, 20 लाख रुपए का वैल्यूएशन हुआ स्टैम्प ड्यूटी,
खरीदा कितने में, ब्लैक मनी की हम एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, ठीक है। 20 लाख का मैंने चेक दे दिया, चेक मैंने बैंक में भरा, पास हो गया, अभी कल परसों का हमने टोकन ले लिया, 10 लाख का टोकन लेना पड़ता है, यानी मीटिंग चल रही है ना, ऐसे नहीं तुम आज जाओ सीधा 10 लाख करके चले, ऐसा नहीं होगा, वहाँ भीड़ भी बहुत होती है, ठीक है। तो वो लोग टाइम देते हैं, एक दिन में जितने वो लोग दस्तावेज कर सकते होंगे उस हिसाब से। तो समझो हम दोनों को टोकन नहीं चुका था 10 दिन के बाद, उस 10 दिन के बीच में तो गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया, अब सीधी वैल्यू कर दी प्रॉपर्टी की डबल, मतलब मुझे इनको 40 लाख का चेक देना पड़ेगा। समझो अभी हम ब्लैक मनी की बात नहीं करें तो डील तो 20 लाख में हुई थी ना खाली, अब वो रजिस्ट्रार बोलेगा नहीं ये फ्रेंड की 40 लाख रुपए, मतलब स्टैंप ड्यूटी, और एक भले हमारी डील भले 20 लाख में फाइनल होगी, लेकिन वो स्टैंप ड्यूटी के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 40 लाख ही दिखाना पड़ेगा, और उनको ये दिखाना पड़ेगा मुझे 40 लाख ही मिले हैं, कैपिटल गेन 40 लाख भरना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़े लोचे हो चुके थे 5 फरवरी के दिन ही। उसके बाद सब बिल्डर्स ने गवर्नमेंट के साथ बहुत बार मीटिंग्स की, ठीक है, पूरे गुजरात के बिल्डर्स ने कि तुम रातों रात कैसे डबल कर सकते हो, जो हमारे टोकन ऑलरेडी लिए हुए उसका क्या, जो ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है उसका क्या, वो सब तो लफड़े में आ जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल तक का टाइम दिया है, अभी 15 अप्रैल तक का टाइम है, यानी अगर आपका कुछ भी ऐसा कुछ पेंडिंग है तो उसको क्लियर करो। मतलब अभी देखना इस टाइम के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर्टी के सौदे थोड़े कम होंगे, अब सीधा 15 मिनट के बाद ही होने वाले हैं, जो भी होने वाला है, यहाँ जो करेगा ना वो बोलेगा 15 मिनट के बाद पहले रजिस्ट्रेशन पूरी करो। अब मेरे फ्रेंड ने कल परसों ही एक टेनामेंट बेचा कुबेरनगर के अंदर ही, वो शिफ्ट हो चुका है कहीं, सामने वाले से कंडीशन ही एक रखी, 1 लाख रुपए कम में डील फाइनल करूंगा, लेकिन दस्तावेज करना 15 मिनट के पहले, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थी ना उसकी, उसने खरीदे 7 लाख में दी, 7-8 लाख में, बहुत साल पहले समझो हमारे यहाँ में। अब जैसे गोपाल पार्क है फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग बुकिंग रेट तो उसका 3 लाख रुपए था, 3 लाख का बंगलो था, आज तो 1 रूम भी नहीं मिलता। तो लेकिन आज तुम दस्तावेज करोगे तो 3 लाख का थोड़ी होगा, आज तो गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से होगा ना, फिर तुमको इंडेक्स कॉस्ट मिलेगा ना, कि तुमने 3 लाख रुपए 2001 में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 10 लाख हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो प्रॉपर्टी जंतरी के अकॉर्डिंग इसके 20 लाख है, 10 लाख में गेन लगेगा अपन को। तो उसने एक ही कंडीशन में सामने वाले को बेचा के 1 लाख रुपए कम रेट करने के लिए तैयार हूँ, दस्तावेज 15 अप्रैल से पहले करना, क्योंकि 15 अप्रैल के पहले नहीं किया अगर तो 16 अप्रैल से उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी गवर्नमेंट के मुताबिक। तो कैपिटल गेन तो हमारे ऊपर आएगा ना, मैं वो 50 लाख में घर बेचने वाला हूँ, उसकी रजिस्टर वैल्यू 15 लाख रुपए है खाली, बाकी पैसे तो ब्लैक में चले जाएंगे। रजिस्टर वैल्यू 15 लाख है, अगर 15 अप्रैल तक करते हो तो 16 अप्रैल को करोगे तो 30 लाख हो जाएगी, मतलब मेरे को 15 लाख ज्यादा मिलेंगे वाइट मनी, तो कैपिटल गेन 15 लाख से ज्यादा लगेगा मेरा, 30% तो लगेगा सीधा, मतलब 4.5 लाख तो उधर चले जाएंगे। एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट द डील बिफोर 15 अप्रैल, ठीक है। तो ये भी यही हुआ है, 2018 में वैल्यू हुई थी 700 लाख में, मतलब 7 करोड़ आई शुड से, ठीक है। हमारी डील तो 700 लाख में पक्की होगी, लेकिन वो वहां पे 770 गिनेगा कि तुमको गेन 770 के हिसाब से हुआ है। दिस इज द पॉइंट ऑफ द सम, आ गया समझ में, ठीक है। And paid 1% brokerage and sale consideration received. Subscription to the sale, Mr. Yudhishthir made the following investment. Acquired a residential house at Delhi 110 lakh, at London 190 lakh, उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। मैंने बोला था 2 घर तक एग्जाम्पशन मिल सकता है, तो मैंने भले घर बेचा 2 घर तक एग्जाम्पशन मिलेगा, लेकिन लंदन में खरीदा ना, इंडिया में खरीदोगे तो मिलेगा, लंदन का नहीं मिलेगा। और बॉन्ड्स खरीदे हैं 54 EC के लिए 45 लाख और 50 लाख, टोटल 95 लाख। डेट ध्यान रखना, 6 महीने के अंदर खरीदने हैं, 6 महीने के अंदर खरीद लिए हैं इसने, लेकिन 95 लाख खरीदे हैं। मैंने क्या समझाया था याद हो तो, लिमिट क्या अमाउंट की 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा के बॉन्ड्स खरीद नहीं सकते, इनफैक्ट खरीद सकते हो, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम टैक्सेबल गेन, देख सकते हो ब्रैकेट में CA में आ चुका है सम, मई 2007, ये CA लेवल का सम है, आपके लेवल के सम पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी, ओके। अब देखो सेल कितना गिनेंगे, 770, हाँ वो रजिस्ट्रेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 4 साल का प्रॉब्लम हो गया था, लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, यहाँ ध्यान दो, ब्रोकरेज 1%, अब 99% बच्चे क्या करके आएंगे, इसका 1% ब्रोकरेज करके आएंगे, जबकि डील तो 700 लगी हुई थी ना, तो ब्रोकर को तो 700 देंगे ना। जैसे हम दोनों डील की, डील 20 लाख में हुई, ब्रोकर ने ब्रोकरेज जो भी है तो वो तो 20 लाख मिलेगा, बाद में गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम कर दी कि इसका तो 40 लाख रुपीस डील करो, तो स्टैंप ड्यूटी 40 लाख के अकॉर्डिंग बनेंगे, लेकिन ब्रोकर को तो मुझे थोड़ी सही में 40 लाख मिलने वाली, सही में तो 20 लाख मिलने वाले हैं ना,
ब्रोकरेज तो उसकी लगेगा 1% ऑफ 700 हाँ, यानी कितना 7 लाख। इंडेक्स्ड कॉस्ट कितने में जमीन खरीदी थी 88 lakhs 88 समझ आया कैसे आया? वो 80 लाख में खरीदी थी 10% खर्चा किया था 88 लाख में खरीदी थी। कब खरीदी थी ये तो देखो 2004 नीचे 2004 का नंबर बताओ 113 कितना आ रहा है 246.37 तीन डिजिट बताओ वाले लाइक्स है ना इसलिए दो ही डिजिट है 246 पीछे 86 है पॉइंट के बाद तीन चार डिजिट बताओ ऐसे बता रहा हूँ 8672 867 लिखना क्योंकि लैक्स है ना सिर्फ रुपीस होता तो पॉइंट भी नहीं लिखता ठीक है लेकिन अभी क्या हुआ लैक्स है तो लैक्स में तो लिखना पड़ेगा क्योंकि लैक्स में 0.01 का भी 1000 रुपए हो जाता है ओके अगेन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर 100 लाख खर्चा किया है मतलब 1 करोड़ कब किया वो 2067 का नंबर बताओ 122 यस 259.836 बराबर है टोटल करो माइनस करो क्योंकि 7 इन्होंने आए थे प्लस 7 रुपीज इन्होंने प्लस ये भी तो करना है ना हाँ, ये नहीं किया कैसे Five. लेते हैं 513.70 ये इतना बड़ा सम दिख नहीं रहा 513.703 703 256 ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें से आपको बचना है तो अंडर सेक्शन 54 नया घर खरीदो इंडिया में खरीदा है 110 लाख में यहाँ तो बॉन्ड्स खरीदो 54 EC 95 लाख के खरीदे लेकिन मिलेगा कितना 50 लाख वो नोट लिख देना लिमिट इज 50 लाख इसीलिए टोटल तो लंदन वाले का नहीं मिलेगा रीजन मैंने बता दिया टैक्सेबल कैपिटल गेन 54 EC तो सबसे इजी है यस 96.297 टैक्सेबल कैपिटल पे गेन टैक्स लगेगा सुनो 54 इज वेरी इजी 54 EC इज वेरी इजी 54F थोड़ा प्रॉब्लम वाला है 54F में क्या होता है गेन के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है इस समय आपको गेन कितना हुआ अगर आपको गेन से बचना है टैक्स से तो क्या करना पड़ेगा 256 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लेकिन 54F में किसके साथ कंपेयर किया जाता है कितने में सेव किया और ब्रोकरेज कितनी भरी मतलब आपको जेब में मिले कितने पैसे होंगे 763 तो कंपेयर उसके साथ किया जाता है अंडर सेक्शन 54F कब अप्लाई होता है प्लीज यहां ध्यान दो मैं एक शॉर्ट सम खाली होमवर्क दूंगा इलस्ट्रेशन 54F तब अप्लाई होता है जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची हो सामने हाउस खरीदा कोई भी मतलब हाउस के अलावा बेचा हो और सामने हाउस खरीदा हो तो 54F अप्लाई होता है समझो आपने ज्वेलरी बेची उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस डिवाइड बाय नेट सेल कंसीडरेशन नेट सेल कंसीडरेशन मतलब सेल में सेलिंग एक्सपेंस माइनस समझो आपने ज्वेलरी बेची 50 लाख में 1 लाख रुपए खर्चा हुआ मतलब आपको मिले कितने 49 लाख तो यहाँ 49 लाख आएगा गेन हुआ 10 लाख अगर आपको टैक्स से बचना है तो नया घर पूरा 49 लाख का खरीद लो अगर आपने नया घर 49 का नहीं खाली 24 लाख का खरीदा तो एग्जांपल के हिसाब से राइट डाउन दिस सम मैं होमवर्क ले रहा हूं कॉलेज से शॉर्ट सम होगा 1 मिनट में हो जाएगा